गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहन शर्मा। मैं हूं आपका फाइनेंशियल कोच। आज हम एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम कोशिश करेंगे कि जो भी लोग बिल्कुल फ्रेश मार्केट्स में एंटर कर रहे हैं, जिनको स्टॉक मार्केट्स के बारे में कुछ भी नहीं पता है, जो एक अपना अर्ली स्टार्ट करना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये प्रोग्राम जो है वो बेस्ट सूटेबल प्रोग्राम है। इट इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट और आप हमारी मोबाइल ऐप स्किल इन्वेस्ट के ऊपर इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम को जिसका नाम है स्टॉक मार्केट बेसिक्स। सो आज सबसे पहला मॉड्यूल हम डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट्स। आज इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे कि स्टॉक मार्केट्स क्या होते हैं। सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। रिटर्न और रिस्क के हिसाब से कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो हम स्टार्ट कर सकते हैं इन्वेस्टिंग करना। इंडियन स्टॉक मार्केट्स की क्या हिस्ट्री है, कब कब ऐसे कौन से मेजर इवेंट्स हुए हैं जिन्होंने हमें कुछ सीख दी है, हमें कुछ लेसन्स दिए हैं जो हमें इन फ्यूचर में भी समझने चाहिए। और एट लास्ट हम समझेंगे कि इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट्स में क्या कोरिलेशंस हैं, स्टॉक मार्केट्स और इकोनॉमी किस तरीके से बिहेव करते हैं, अगर इकोनॉमी अच्छा कर रही है तो स्टॉक मार्केट्स कैसे बिहेव करेगा। इन सभी चीज़ों को हम सीखना चाहेंगे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टॉक मार्केट्स क्या हैं। स्टॉक मार्केट्स एकदम सब्जी मंडी की तरह होते हैं जहाँ पे आप आलू, प्याज, टमाटर आप ट्रेड करते हैं, आप खरीद बेच करते हैं। फार्मर्स, ब्रोकर्स, प्रोड्यूसर्स, वो सब एक मार्केट प्लेस में आके बाइंग या सेलिंग ट्रांजैक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं। सेम उसी तरीके से कंपनीज अपने शेयर्स को लिस्ट करती है स्टॉक एक्सचेंजेस में, जिसमें हर एक इन्वेस्टर, हर एक शेयर होल्डर इन्वेस्ट कर पाता है उस मार्केट्स के अंदर। इस पूरे मार्केट को समझने के लिए 4 ऐसी बेसिक टर्म्स हैं जो आपको समझनी पड़ेगी डे टू डे लाइफ में। ये बहुत बार रिपीट होने वाली है। पहला है शेयर्स या स्टॉक्स, दूसरा है इक्विटी, तीसरा है कैपिटल और चौथा है रिटर्न्स। शेयर्स या स्टॉक्स का मतलब है कि आपने किसी भी कंपनी में एक छोटी पार्शियल ओनरशिप ले रखी है जिसे हम कहते हैं शेयर्स। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे TCS कंपनी ने 1 लाख शेयर्स इशू कर रखे हैं अपनी कैपिटल को, अपने फंड को रेज करने के लिए, अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए। हमने उस पर से सिर्फ 100 शेयर्स की ओनरशिप ले रखी है, तो हम 0.001% के ओनर हैं। सो जो भी आप पार्शियल ओनरशिप लेते हैं उसे हम शेयर्स या स्टॉक्स कहते हैं। दूसरा हिस्सा है इक्विटी। जो भी कंपनी जितने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स इशू करती है उस पूरे पोर्शन को हम कहते हैं इक्विटी। इक्विटी और शेयर्स क्या सेम है? यस, टर्मिनोलॉजी दोनों की सेम है। मैं इक्विटी होल्डर भी कहला सकता हूँ, मैं शेयर होल्डर भी कहला सकता हूँ। सो टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स पूरी कंपनी के पास जो है उसे हम इक्विटी कहेंगे। उसमें से एक पर्टिकुलर हिस्सा अगर हमें मिल रहा है उसे हम शेयर्स या स्टॉक्स कहेंगे। तीसरा हिस्सा है कैपिटल। सो कंपनी जितना भी पैसा रेज कर रही है पब्लिक से, जिसको वो यूज़ करेगी फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपेंशन, कैपिटल ग्रो करने के लिए या इनोवेट करने के लिए या बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उसे हम कहेंगे कैपिटल। लास्ट आता है जैसे हम कहते हैं रिटर्न्स। अगर मैं कोई भी शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो उसके बदले में मुझे कुछ चाहिए और वो होगा रिटर्न्स। रिटर्न्स स्टॉक मार्केट्स में 2 तरीके के होते हैं। अगर कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है और उसका कुछ हिस्सा कंपनी का मैनेजमेंट अगर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है शेयर होल्डर्स के बीच में, उसे हम बोलते हैं डिविडेंड। सपोज कंपनी ने 1 लाख रुपया साल का कमाया, उसमें से 20,000 रुपया मैनेजमेंट चाहता है शेयर होल्डर्स के बीच में बांटना, तो हर शेयर होल्डर को उसके नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे डिविडेंड। दूसरा हिस्सा है अगर कंपनी बहुत लंबे समय तक अच्छा प्रॉफिट अर्न करेगी, अच्छा ग्रो करेगी, तो कंपनी की वैल्यूज़ भी बढ़ेंगी। जैसे प्रॉपर्टी मार्केट्स में होता है कि हमने कोई प्लॉट ऑफ लैंड लिया, कुछ समय हमने उसको इन्वेस्ट करके रखा, तो उसकी वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में इंक्रीज़ करती है।
सो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से दो मेजर रिटर्न्स आपको मिलते हैं। एक कैपिटल एप्रिसिएशन, जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम में आपकी वैल्यू बढ़ेगी, स्टॉक्स की, शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी। दूसरा वो जो रेगुलर प्रॉफिट्स मैनेजमेंट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है अपने शेयर होल्डर्स के बीच में, जिसे हम प्रॉफिट शेयरिंग भी बोल सकते हैं। आई होप सो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से आपको समझ में आया होगा कि शेयर्स क्या होते हैं, इक्विटी क्या होती है, कैपिटल क्या होता है और रिटर्न्स किस तरीके से वर्कआउट करते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। सो सपोज मैं 1,000 रुपया महीना अर्न करता हूँ, उसमें से 400 रुपया मैं खर्च कर देता हूँ, बाकी 600 रुपया अगर मैं सेव कर रहा हूँ फॉर माई फ्यूचर नीड्स, तो उसे हम कहते हैं सेविंग्स। जनरली लोग अपनी सेविंग्स को कहाँ पे रखते हैं, या तो बैंक्स में, बैंक सेविंग अकाउंट में डालते हैं, या फिक्स डिपॉजिट्स करते हैं, या रिकरिंग डिपॉजिट्स करते हैं। उस पर आपको एक रिटर्न अर्न होता है, जैसे एफडीज़ पे आपको रिटर्न मिलेगा जनरली 6 से 7%। वो भी टैक्सेबल है। अगर कोई 30% टैक्स स्लैब में आता है तो वो 6-7% का कटा के आपको 4-4.5% मिलता है। इन्फ्लेशन पिछले 20 साल में एवरेज कितना है? ऑन एन एवरेज इन्फ्लेशन जो है वो 5 से 6% है। सो 5 से 6% इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए 4-4.5% पोस्ट टैक्स अगर हम एफडी रिटर्न्स को देखते हैं तो वो सफिशिएंट नहीं होता, बिकॉज 6% परचेजिंग पावर बढ़ रही है इन्फ्लेशन के तौर पे, और हमारा जो पैसा बढ़ रहा है वो 4-4.5% ही बढ़ पा रहा है। सो हमें कोशिश करना पड़ेगा कि हम ऐसी जगह पे पैसे को पार्क करें, इन्वेस्ट करें, जो कि हमें एटलीस्ट इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न्स जनरेट करें। सो अगर देखा जाए तो रियल रेट ऑफ रिटर्न आफ्टर इन्फ्लेशन अगर एडजस्ट की जाती है, आफ्टर टैक्स एडजस्ट की जाती है, तो एफडी सफिशिएंट नहीं है फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्लानिंग्स। मैं ये नहीं कह रहा कि छोटे समय की प्लानिंग्स के लिए एफडी नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। अगर मेरी रिक्वायरमेंट 1-2 साल की है तो 100% मुझे एफडीज़ में ही रहना चाहिए। बट अगर मेरी रिक्वायरमेंट 5-7 सालों के लिए है, 10 सालों के लिए है, तो एफडी एक अच्छा सूटेबल इन्वेस्टमेंट मेरे लिए नहीं है। सो कैपिटल प्रोटेक्शन नहीं हो पाएगा, कैपिटल ग्रो नहीं कर पाएगी, मैं अपने आगे के फ्यूचर गोल्स को पूरा नहीं कर पाऊंगा ओनली थ्रू सेविंग्स। सो मुझे लंबे समय के लिए जाना पड़ेगा इन्वेस्टिंग की तरफ। इन्वेस्टिंग मुझे ज़्यादा बड़े रिटर्न्स जनरेट करके देगा। जैसे इक्विटी मार्केट्स में अगर मैं कम रिस्क का भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता हूँ, स्टॉक मार्केट्स में इन्वेस्ट करता हूँ, ETF में इन्वेस्ट करता हूँ, इन सभी टर्मिनोलॉजी से आप डरे ना, ये आगे जाके सब डिस्कस होने वाली है। सो इक्विटी शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, ETF, इन सब में अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो ये इन्वेस्टमेंट्स मुझे 13 से 15% सालाना ग्रो करने का वर्कआउट करते हैं। बट इनमें जो अवधि है, जो इन्वेस्टमेंट करने की अवधि है, वो कम से कम आप 5 से 7 साल की रखिए। अगर इसमें अगर हम टैक्स भी काट लेते हैं तो भी हमें 13-14% में, अगर हम 12-13% का टैक्स भी कम कर लेते हैं तो भी हमें 7 से 8% रिटर्न जनरेट होके आता है, जो कि मेरे इन्फ्लेशन से कहीं ज़्यादा है। सो टैक्स काटने के बाद में भी अगर मुझे 12-13% का रिटर्न मिल रहा है और इन्फ्लेशन अगर मार्केट में 6-7% भी है, तो भी मैं 4-5% अपने मनी को बढ़ा सकता हूँ, जिससे मेरी वेल्थ 6 से 8 साल में ऑलमोस्ट डबल हो सकती है। सो थोड़ा सा पेशेंस का माइंडसेट है। 5-7 साल के लिए अगर मुझे जाना है, अपनी ग्रोथ करनी है, तो 101% मेरा काम सेविंग से नहीं चलेगा, मुझे उसको इन्वेस्टिंग करना ही पड़ेगा। सो इस चीज़ से आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि सेविंग्स शॉर्ट टर्म के लिए है और इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म की ग्रोथ गोल के लिए काम करता है। अब हम समझते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अगर हम ज़्यादा लंबे समय के लिए एक निश्चित अमाउंट को एक अच्छे रेट ऑफ रिटर्न्स पे इन्वेस्ट करते हैं तो हम एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। इस स्लाइड्स में मैंने समझाने की कोशिश की है कि इसमें येलो वाला जो आप ऑप्शन देख रहे हैं ग्राफ में, वो निफ्टी है जो कि 13% का रिटर्न जनरेट कर रहा है, और ग्रे कलर वाला जो ऑप्शन है वो एफडी है जो 6 से 7% का रिटर्न जनरेट कर रहा है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि पहले 5 साल दोनों की जो रेट ऑफ रिटर्न्स थे वो ऑलमोस्ट सिमिलर थे। हमने अभी डिस्कस भी किया था कि 4-5 साल के लिए हमें इक्विटी मार्केट में ना जाके अपने एफडीज में ही रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो पहले 5 साल दोनों बराबर ही रिटर्न्स दे रहे हैं, बट जब हम 10 साल में जाते हैं तो हमारे रिटर्न्स ड्रास्टिकली चेंज हो रहे हैं।
15 साल में और ड्रास्टिकली, और 25 साल में तो ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा पैसा क्रिएट हो रहा है सेम अमाउंट इन्वेस्ट करने का फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स। अगर हम 5,000 रुपया महीना एफडी में डालें या इक्विटी मार्केट्स में डालें तो पहले 5 साल में तो वो सेम ही रहेंगे, दोनों बराबर ही बढ़ेंगे। बट जब आप 25 साल की बात करेंगे तो एफडी हमें 34 लाख रुपए बना के देगी और इक्विटी मार्केट्स हमें ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए बना के देंगे। सो ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा पैसा हमें मिलेगा बाय इन्वेस्टिंग द सेम अमाउंट। सो टाइम बीट कर सकता है, जितना लंबा टाइम होगा, जितना ज़्यादा अच्छा रेट ऑफ रिटर्न होगा, कंपाउंडिंग का पावर उतना ही बढ़ता जाएगा। हर 5 साल में आप देखिए कि जो डिफरेंस है वो कितना ज़्यादा आर्कुलेट हो रहा है, कितना ज़्यादा बढ़ रहा है उस सिनेरियो में। अब हम समझना चाहते हैं कि रिस्क और रिटर्न के हिसाब से कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे कम जो रिस्क है वो पायदान आप देख रहे होंगे सबसे नीचे है ग्रे कलर में, जिसे हम एफडी या सेविंग अकाउंट्स बोल रहे हैं, जिसमें रिटर्न भी कम है तो रिस्क भी कम है। उसके बाद में आते हैं इंडेक्स फंड्स या ईटीएफ, जो थोड़े से मॉडरेट रिस्क के साथ, लो रिस्क के साथ एक अच्छा रिटर्न आपको जनरेट करके दे सकते हैं। जिनका लो रिस्क एपिटाइट है, जो मार्केट्स में ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, वो इंडेक्स फंड या ईटीएफ में 100% इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आता है लार्ज कैप। लार्ज कैप या ब्लू चिप जो टॉप कंपनीज हैं, जो कि अपने मार्केट सेक्टर की लीडर हैं, रिलायंस, एसबीआई, आईसीआईसीआई अपने मार्केट्स के टॉप लीडर्स हैं, आप उनके अंदर भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में आता है मिड कैप स्टॉक्स। मिड कैप स्टॉक्स थोड़ी मिड साइज कंपनीज होती हैं जिनके अंदर रिस्क ज़्यादा होता है, बट उनमें ग्रोथ का भी पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा रहता है। सो मिड कैप एक मिड साइज है जिसमें रिस्क भी मिड है, मॉडरेट है, और रिवॉर्ड भी आपको ज़्यादा मिल सकता है ओवर एंड अबव लार्ज कैप या ब्लू चिप स्टॉक्स के थ्रू। उसके बाद में आता है स्मॉल कैप, जो कि बहुत ही रिस्की है। एक छोटी छोटी कंपनीज जिनकी ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, बट उनके डूबने की संभावना भी बनी रहती है। और सबसे लास्ट में इस पायदान का सबसे हाई रिस्क, जो हाई पोटेंशियल जो रिटर्न है, वो आपको मिलेगा डेरिवेटिव्स, जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर्स या ऑप्शंस, जिसमें मनी का लीवरेज भी बहुत ज़्यादा होता है। लोग बहुत ज़्यादा मार्जिन यूज़ करके, उधार का पैसा यूज़ करके वो उसके अंदर अपना ट्रेडिंग करने की कोशिश करते हैं और बहुत ही हाई रिटर्न्स जनरेट करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अगर साल का स्मॉल कैप 30-40% रिटर्न जनरेट कर रहा है, तो डेरिवेटिव्स 2 महीने में 40% का रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। और यही वो कारण है जिसके कारण बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर्स जल्दी से पैसा बनाने के लिए डेरिवेटिव्स की तरफ आकर्षित होते हैं। प्लस कोशिश करिए कि डेरिवेटिव्स में तब जाएं जब आपको कुछ सालों का एक्सपीरियंस हो जाए और आप एक अच्छा डिसेंट मनी मैनेजमेंट समझते हों, तब इस मार्केट्स में जाने का आपको बेनिफिट मिलेगा। अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये पूरा स्टॉक मार्केट्स का एक बेसिक हिस्ट्री है, उसको समझने की कोशिश करते हैं, जिससे हम कुछ लर्निंग लेसन्स अपनी हिस्ट्री से ले पाएँ। सबसे पहला जो एक्सचेंज, एक मार्केट प्लेस जहाँ पे लोग बाइंग या सेलिंग करते हैं, जिसको आपने देखा भी होगा, जिसको हम बोलते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो सबसे पहले इनिशिएट हुआ 1875 में। फिर सारे सिक्योरिटीज़ मार्केट को रेगुलेट करने के लिए 1956 में एक एक्ट बना, जिसका नाम था सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, पास हुआ पार्लियामेंट के अंदर, जो कि पूरे कैपिटल मार्केट्स को रेगुलेट करता था। फिर 1988 आया, जिसमें सेबी, आपने नाम सुना होगा, एक रेगुलेटर है जो सारे मार्केट इंटरमीडिएटरीज को रेगुलेट करता है। अगर आपको स्टॉक मार्केट्स में किसी भी इंटरमीडिएटरी के अगेंस्ट कंप्लेंट करना है, तो सेबी एक रेगुलेटर है जो इन सभी को समय समय पे रेगुलेट करता रहता है, कंट्रोल करता रहता है। उसके बाद में आया 1992। इस साल में 2 बड़े कारनामे हुए। पहला, हर्षद मेहता स्कैम, आपने एक मूवी भी देखा होगा, आपने एक वेब सीरीज़ भी देखा होगा जिसमें हर्षद मेहता स्कैम क्रिएट हुआ था। इसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी। मेरा 100% आपको रिकमेंडेशन होगा कि आप इस वेब सीरीज़ को ज़रूर देखें, समझें मार्केट्स में पहले कैसा होता था 1992 से पहले। और उसी के जस्ट बाद में फिर एक एक्सचेंज बनाया गया, नेशनल वाइड एक्सचेंज बनाया गया, जिसको नाम दिया गया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज।
आज की तारीख में पूरे इंडिया में 3 बड़े एक्सचेंजेस काम करते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और मल्टी स्टॉक मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज जिसे MSCI कहा जाता है। ये तीनों बड़े एक्सचेंजेस मार्केट्स में आपको पार्टिसिपेट करने में मदद करते हैं। 1994 में NSE लाइव हुआ और जो भी शेयर की जो लाइव प्राइसेस थी अब वो सिर्फ एक्सचेंज तक सीमित नहीं थी, अब वो आपकी मोबाइल ऐप में भी अवेलेबल थी, वेबसाइट पे भी अवेलेबल थी, टीवी चैनल्स पे भी अपडेटेड थी। उसके बाद में आता है .com क्रैश। 2000 में NSE में एक्सचेंजेस में एक बड़ा क्रैश आया ड्यू टू IT बूम बहुत ज़्यादा था 2000 के अंदर और उस समय ये क्रैश क्रिएट हुआ, सारी IT कंपनीज बहुत बुरी तरीके से क्रैश हुई। 2008 में आपने देखा होगा US में एक सब प्राइम क्राइसिस आया, वहाँ की रियल एस्टेट बहुत तेज़ी से कोलैप्स करके गई जिससे ग्लोबल क्राइसिस बिल्टअप हुआ और जो सेंसेक्स जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है वो 21,000 से गिर के 8,000 तक चला गया। 60% करेक्शन मार्केट्स में देखने को मिले। 2020 में एक और बड़ा इवेंट हुआ जिसको आपने रिसेंटली देखा भी होगा, जिसको हमने कोविड क्रैश बोला। कोविड के अंदर एक महामारी फैली और उसके बाद में बहुत सारे लोगों ने पूरे मार्केट्स में 40 दिन के अंदर मार्केट्स 40% से ज़्यादा गिर गया, बट अगले 6 महीने में वो वापस बहुत तेज़ी से रिकवर करके गया। आज की तारीख में 2025 में 26 में मार्केट्स ऑलमोस्ट 25,000 निफ्टी के आसपास है, जो कि पूरे दुनिया का चौथा बड़ा स्टॉक मार्केट्स है ग्लोबली। सो स्टॉक मार्केट्स गिरते भी हैं बट उतने ही जल्दी वो रिकवर भी करते हैं। इसी से हमें कुछ लेसन्स लेने चाहिए। 1992 में जब हर्षद मेहता स्कैम हुआ तो मार्केट ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा गिरा, बट उसके कुछ ही समय के अंदर मार्केट ने बहुत बड़ी छलांग 2000 में मार्केट ने बहुत बड़ी छलांग लगाई और एक बड़ा प्रॉफिट अर्न किया इस दौरान में। 2008 में ग्लोबल क्राइसिस हुआ, US के मार्केट्स टूटे सब प्राइम क्राइसिस के कारण। मार्केट 21,000 से 8,000 पे आ गया, बट उसके जस्ट ही 1 साल के बाद में मार्केट्स ने वापस एक नई छलांग लगाया। कोविड के टाइम पे भी मार्केट्स निफ्टी में 12,000 से गिर के 7,000 आ गया और 38% गिरा 40 दिन के अंदर, बट उसके जस्ट बाद में 1 साल के अंदर ही हमने 8,000 से मार्केट को 20,000 25,000 तक जाते हुए देखा। सो हर मार्केट जब गिरावट होती है तो इन्वेस्टर को दूर नहीं भागना चाहिए, उसे अपना बड़ा पैसा इन क्रैशेस में ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए, बिकॉज वही पैसा अगले 2-3 साल के अंदर 2 से 3 गुना होता है। अब हम समझते हैं लास्ट ऑप्शन जिसको हम बोल रहे थे इकोनॉमी और स्टॉक मार्केट्स। देखिए हमेशा समझ के चलिएगा कि स्टॉक मार्केट्स एक लीडिंग इंडिकेटर है, वो पहले रिएक्ट करेगा। इकोनॉमी रोड लेवल्स पे मार्केट्स के छोटे छोटे लेवल्स पे 2-4-6 महीने के बाद में जाके एप्लीकेबल होगा। जैसे अभी रिसेंट टर्म में आप देख रहे हैं ईरान और US का फाइट हो रहा है, तो स्टॉक मार्केट्स पहले गिर गए। इकोनॉमी में जब आप इन्फ्लेशन और ये सब चीज़ें देखेंगे, ये 4-5 महीने के बाद में जाके आपको गिरते हुए नजर आएंगे। सो इकोनॉमी जो है वो करंट इकोनॉमिक आउटपुट के ऊपर कैलकुलेट करता है। चेंजेस बहुत धीरे धीरे आते हैं, मंथ और क्वार्टर के अंदर जाके चेंजेस आते हैं। GDP ग्रोथ आप जो भी देखते हैं वो बैकवर्ड लुकिंग है, मतलब पुराने इंडिकेटर्स को देख के आगे जाके वो ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। और इकोनॉमी जो है वो 2020 में आपने देखा था कि कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, बट जैसे ही वैक्सीन मिली मार्केट्स ने बहुत जल्दी से रिकवरी कर लिया। सो मार्केट एक लीडिंग इंडिकेटर है। इकोनॉमी जो है वो रिएक्शन करने में 2-4-6 महीने का समय लगाती है। सो कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि अभी ये इवेंट आया है, इकोनॉमी में अभी ये घटित हो रहा है तो इसका स्टॉक मार्केट तो इमीडिएटली रिएक्ट कर देगा, बट इकोनॉमी एज ए होल में जब ग्राउंड लेवल पे जाके देखेंगे तो उसका इम्पैक्ट आपको 2-3-4 महीने में जाके मिलेगा। अब हम बात कर रहे हैं कुछ कॉमन मिथ। बहुत सारे लोग जो नए इसमें जुड़ना चाहते हैं, हाउसवाइफ्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, उन सब के दिमाग में कुछ कॉमन मिथ्स हैं। आज उस कॉमन मिथ को हम ख़त्म करने की कोशिश करेंगे विद दिस मॉड्यूल। सो पहला मिथ है कि स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है।
मैं इसको गैम्बलिंग नहीं मानता हूँ, क्योंकि गैम्बलिंग में या तो पूरा पैसा आता है या पूरा पैसा डूब जाता है। बट स्टॉक मार्केट में तो हम कंपनीज़ के अंदर पैसा लगा रहे हैं। आज रिलायंस, जियो या L&T, ये कोई भी कंपनी इतने सालों से ज़ीरो नहीं हुई है। सो अगर आप लंबे समय के लिए अपना पैसा स्टॉक मार्केट्स में, रियल बिजनेसेस में लगा रहे हैं, तो 101% ये गैम्बलिंग नहीं है। आपको आपका पैसा बढ़ता हुआ दिखेगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए। ये एक दिन का गेम नहीं है, ये थोड़े लंबा समय का गेम है। दूसरा मिथ है कि इसमें बहुत बड़ा पैसा चाहिए होता है इन्वेस्ट करने के लिए, बट ऐसा नहीं है। इस मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप बहुत छोटे अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट को। 500 रुपये से भी लोग अपना मंथली इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिप, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। हर महीने छोटा छोटा पैसा आप इसके अंदर डालिए, लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहिए, यू डेफिनेटली मेक मनी। तीसरा हिस्सा है जिसको हम बोल रहे थे कि ओनली एक्सपर्ट्स ही इसमें पैसा कमा पाते हैं। नहीं, अगर मैंने पैसा 5 साल के लिए रिलायंस में थोड़ा थोड़ा करके लगाया तो मैं एक्सपर्ट हूँ या नॉर्मल हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज सारा दामोदार किसके ऊपर है? रिलायंस के ऊपर है। रिलायंस का अगर बिजनेस बढ़ेगा तो उसमें एक्सपर्ट क्या करेगा? कोई नया इन्वेस्टर भी उसके अंदर पैसा बना सकता है। यू कैन टाइम द मार्केट कंसिस्टेंटली। क्या मैं हमेशा मार्केट में पैसा लगाऊंगा वो बढ़ेगा? ऐसा नहीं है। मार्केट्स में मार्केट समय समय पे बदलता रहता है। इवन जो प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स हैं वो भी मार्केट्स को टाइम नहीं कर पाते हैं। सो मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत करो, कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट करते रहो, वो मार्केट में आपको बड़े फॉल से बचाता रहेगा। जितने भी मार्केट्स लिस्टेड हैं, जितने भी स्टॉक्स लिस्टेड हैं स्टॉक मार्केट्स के अंदर, क्या वो सेफ हैं? मैं कहूँगा नहीं। सारे ही शेयर्स जो लिस्टेड हैं वो शेयर्स सेफ नहीं हैं। जो स्मॉल कैप्स या पेनी स्टॉक्स हैं उनमें रिस्क ज़्यादा होता है, और जो सेफ ब्लू चिप या लार्ज कैप कंपनीज हैं या इंडेक्स फंड्स हैं वो नॉर्मली कंपैरिजन्स में सेफ हैं उस वर्कआउट में। इसके अलावा स्टॉक मार्केट सिर्फ अमीर लोगों का मार्केट है, ऐसा नहीं है। 150 मिलियन से ज़्यादा डीमैट अकाउंट्स पिछले 4-5 सालों में खुले हैं। बहुत सारे डिजिटल ब्रोकर्स भी फैसिलेशंस कर रहे हैं। सो बहुत सारे लोग अब पार्टिसिपेट कर रहे हैं मार्केट की जर्नी में, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। सो प्लीज़ घबराएं ना, ये ना सोचें कि सिर्फ अमीर लोग ही इस मार्केट से कमा सकते हैं। सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो इस पूरे सिस्टम से हम समझ सकते हैं या की टेक अवे हम ले पा रहे हैं। जो सबसे पहला हमने समझने की कोशिश की वो पहला है, स्टॉक मार्केट्स एक ऐसा मार्केट प्लेस है जो कि बायर और सेलर्स को मिलवाता है, जहाँ पे आप अपना स्टॉक्स को खरीद या बेच सकते हैं। दूसरा तरीका है सेविंग्स, सिर्फ प्रोटेक्शन देती है मनी के अगेंस्ट, बट अगर आपको इन्फ्लेशन से बीट करना है, आप लंबे समय तक मार्केट्स में बड़ा ग्रोथ करना चाहते हैं, तो आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। हाई पोटेंशियल रिटर्न्स छोटे समय पे नहीं मिलेंगे, आपको लंबे समय पे ही मिलेंगे। इसके अलावा हमने देखा हिस्ट्री में कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 2 बड़े एक्सचेंजेस हैं जिसके अंदर आप मार्केट प्लेसेस में आके बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। इवन मेजर क्रैश जो हिस्ट्री में आए हैं उन सभी में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है बड़े इन्वेस्टमेंट करने की, बिकॉज उनके जस्ट बाद में बहुत ही कम समय में हमें बहुत बड़ी रिकवरीज देखने को मिली है। सो मार्केट क्रैश से घबराएं नहीं और पैसा डालने की कोशिश करें, या जो नए एंट्री करना चाहते हैं वो मार्केट क्रैश को मिस ना करें। और मार्केट प्राइस जो है वो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस हैं, इकोनॉमी जो है वो बैकलॉग पे चलती है और मार्केट जो है वो लीडिंग इंडिकेशंस पे चलते हैं। सो ये सारे की टेकअवेज हैं इस पूरे लेक्चर के अंदर, फर्स्ट मॉड्यूल के अंदर। आई होप सो मैं आपको कनेक्ट कर पाया होगा, आई होप सो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी होगी। सो प्लीज़ नेक्स्ट मॉड्यूल्स में भी बने रहें, और आप सभी के लिए इस मॉड्यूल के अंत में कुछ होमवर्क है वो समझने की कोशिश करें। सबसे पहला, एक डीमैट अकाउंट खोलें। किसी भी ब्रोकर के साथ आप अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं जो कि 10, 15, 20 मिनट में खुल जाएगा। सेकंड, थोड़ा मार्केट को एक्सेस करने की कोशिश करें। पिछले 20 सालों में निफ्टी कैसे चला, 20 सालों में रिलायंस ने कैसे प्राइस मूव किया, उसको समझने की कोशिश करें। तीसरा, निफ्टी 50 का जो ETF है उसमें सबसे पहले अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करें, चाहे से 500 रुपये महीने से ही स्टार्ट करें, कोई बड़ी बात नहीं है।
अपने पॉकेट मनी, अपनी छोटी छोटी मनी जो है वो उसमें लगाना स्टार्ट करें। और तैयार रहें अपने नेक्स्ट मॉड्यूल जिसको हम मार्केट स्ट्रक्चर इन इंडिया से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जितने भी पार्टिसिपेंट स्टॉक मार्केट्स में काम करते हैं उन सभी लोगों को आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं मार्केट स्ट्रक्चर्स के थ्रू। तो चलिए आज का मॉड्यूल हम फिनिश करते हैं और आपका स्वागत है अपने नेक्स्ट मॉड्यूल मार्केट स्ट्रक्चर्स इन इंडिया में। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव ए नाइस डे।